हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो थियोरी सीरीज है उसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। चैप्टर 1 के अंदर आपने पढ़ा हेडिंग, सब हेडिंग, और चैप्टर 2 जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे किया जाता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास 4 टूल होते हैं। पहला होता है कंपैरेटिव, दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा होता है रेशियो एनालिसिस, और चौथा क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप ध्यान रखना, 3 टाइप बताऊंगा आपको। पहला जो है वो है एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। मैंने आपको बताया था पहले भी कि एनालिसिस करने का मतलब होता है स्टडी करना, कंपनी के ऊपर स्टडी करना, कंपनी के अलग अलग क्लास कंपोनेंट को स्टडी करना, उनकी बैलेंस शीट, उनकी पी&एल में जो जो अलग अलग कंपोनेंट, जैसे मान लो जीपी रेशियो में हम जीपी और नेट सेल इनको कंपेयर करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। उसी तरीके से क्लास आपने ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या है, जो बाहर के लोग जिनके पास हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, जैसे वो कौन कौन हो सकते हैं क्लास। कोई इन्वेस्टर हो सकता है, लेंडर्स, बैंक, क्रेडिटर्स, या कोई गवर्नमेंट की एजेंसी। जब वो हमारे बारे में स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। ओके। और जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के इंटरनल मेंबर जब कंपनी के बारे में एनालाइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो इंटरनल एनालिसिस होता है ना क्लास, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमें अपने बारे में बहुत बेहतर पता है, रेदर देन बाहर वालों को हमारे बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। ओके। तो बाहर वाले जो एनालाइज करते हैं क्लास हमारे बारे में, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। कंपनी के अंदर के जो लोग हैं, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सच एनालिसिस इज द मैनेजमेंट हैज एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज। मैनेजमेंट को कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता है, तो वो जो एनालिसिस करेंगे उसे बोलेंगे इंटरनल एनालिसिस। ये मोर डिटेल होता है क्लास, और ये मोर रिलायबल और मोर एक्यूरेट होता है। इंटरनल एनालिसिस कंपनी के अंदर के जो लोग करते हैं, ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा भरोसेमंद होता है। और एक्सटर्नल एनालिसिस कंपनी के बाहर के जो लोग करते हैं। अगला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। प्लीज यहाँ पे जो ये वाला पेज खुला हुआ है ना, बहुत अच्छे से लिख लेना, मैं आपको लिखवा भी दूंगा अच्छे से अभी। इससे पक्का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सीबीएसई के सैंपल पेपर में अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन इसी पेज से पूछा गया है। तो आप पहले याद कर लो एच डी, जैसे आप एच डी मूवीज देखते हो ना, तो ऐसे याद कर लो एच डी। एच से होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और एच को बोलते हैं डायनामिक, और दूसरा होता है वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल यानी कि स्टैटिक। एच से हॉरिजॉन्टल और वी से वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल होता है डायनामिक, और जो वर्टिकल है वो होता है स्टैटिक। तो हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, इस तरीके से इसके अंदर आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे आप क्या करते हो, कई ईयर के डेटा को जब कंपेयर करते हो ना, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और चेंज होता रहता है, इसमें ईयर चेंज कर सकते हो आप, इस साल को पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड डायनामिक। अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड डायनामिक। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। ध्यान रखना, जिसकी वजह से इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो है वो डायनामिक है, और उसको हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायनामिक है, और उसे क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस। इट शोज द कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा फॉर सेवरल ईयर अगेंस्ट द चूज अ बेस ईयर। तो किसी ईयर को बेस मानोगे और उससे अलग अलग ईयर को कंपेयर करोगे। लाइक 2014 का बेस ईयर है, और हम 2020 के डेटा को 2014 के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस। ध्यान रखना, ये जो वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वो ट्रेंड एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा काम करता है कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या ट्रेंडिंग में, किस ट्रेंडिंग में जा रहा है आपका प्रॉफिट। एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लंबे समय की प्लानिंग करते हैं। एग्जांपल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो अब तक जो भी मैंने बताया आपको, वो क्या बताया, हॉरिजॉन्टल डायनामिक है, टाइम सीरीज बोलते हैं क्लास इसको, टाइम सीरीज एनालिसिस, और इसके एग्जांपल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और ये ट्रेंड एनालाइज करने में मदद करता है। ओके। अब आते हैं वर्टिकल, और याद कैसे होगा, एच डी मूवीज, एच डी हॉरिजॉन्टल डायनामिक। वर्टिकल स्टैटिक है। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 1 ईयर ओनली। यहाँ पे हम 1 साल का ही लेते हैं। जैसे रेशियोज, तो जो जीपी रेशियो है, एनपी रेशियो है, तो उसमें जीपी अपॉन सेल, तो जीपी भी इसी साल का लेंगे और सेल भी इसी साल का लेंगे, दोनों को सेम ईयर का लेना है। एक ही साल का एनालिसिस होता है। इसका एग्जांपल है रेशियोज।
इट इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ध्यान से समझना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो है इसका क्लास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। सच एन एनालिसिस इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनी ऑन द सेम ईयर। तो सेम ईयर और सेम डिवीजन या सेम इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं उनसे जब कंपेयर करते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। तो मैं आपको लिखवा देता हूं, ध्यान से देखो। हॉरिजॉन्टल, इसे लिख लेना प्लीज सब लोग, और कमेंट सेक्शन में रिवीजन करना लिख के, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के रिवीजन कर लो। पढ़ाते पढ़ाते गला बहुत बैठ गया है, तो प्लीज यार आप कमेंट सेक्शन में रिवीजन करो और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दो। इसे अच्छे से लर्न कर लो, छोटा सा चैप्टर आराम से लर्न हो जाएगा। इसे डायनामिक बोलते हैं, इसे स्टैटिक, ये चेंज नहीं होता। ये डिफरेंट ईयर्स के लिए होता है, ये 1 ईयर के लिए है। इसके 2 एग्जाम्पल है, एक रेशियोज और दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, और इसका एग्जाम्पल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इसे बोलते हैं टाइम सीरीज, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, और ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए होता है। क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस। और यहाँ पे 1 ईयर कंपैरिजन के लिए होता है, एक ही ईयर का हम कंपेयर करते हैं अलग अलग कंपनी से। तो बेटा ये आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनसे क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कमेंट सेक्शन में अभी लिख लो। याद करने के लिए निमोनिक कोड क्या, HD। हॉरिजॉन्टल डायनामिक, डायनामिक है यानी कई सारे चेंज होंगे, बदलता रहेगा, डिफरेंट ईयर। एग्जाम्पल है कंपैरेटिव। और ये टाइम सीरीज होता है, इसमें ईयर है तो टाइम सीरीज भी है। ये वर्टिकल स्टैटिक है, 1 साल का होता है। रेशियो और कॉमन साइज लेते हैं, और इसे क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंट्रा फर्म। जब एक कंपनी अपनी ही कंपनी के किसी दूसरे ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपना कंपैरिजन करेगी, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने 2020 के डेटा को 2016 के डेटा से कंपेयर करती है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा कंपैरिजन। लेकिन रिलायंस अगर टाटा से कंपेयर करती है, दिस इज कॉल्ड इंटर कंपैरिजन। इंटर फर्म मतलब दूसरे फर्म से कंपैरिजन, इंट्रा फर्म मतलब सेम फर्म से कंपैरिजन। तो अगर आप किसी और से कंपेयर करते हो तो दिस इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन, खुद से कंपेयर करते हो क्लास, दिस इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो ये आपने ध्यान रखना है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंट्रा फर्म और क्लास इंटर फर्म, और कौन सा बता था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, लास्ट हमारे टॉपिक है, बस यही 3 चीजें इस पूरे चैप्टर में आपने ध्यान रखनी है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इससे पिछला चैप्टर पढ़ाया है, मैंने उसमें लिमिटेशंस आपको बता रखी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या लिमिटेशन है। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला हिस्टोरिकल एनालिसिस। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कोई रिपोर्ट जानने के लिए, तो हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। जबकि इन्वेस्टर्स वांट्स टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्यूचर। अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कंपनी मुझे कल कितना कमा के देगी। जब ये कंपनी मुझे बार बार बताती रहती है कि हम आपको पहले इतना कमा के दे चुके हैं, तो यार पहले तो मैंने इन्वेस्ट किया नहीं था, पहले कितना कमाया मुझे क्या लेना देना है, मैं कितना कमाऊंगा आगे मुझे उससे लेना देना है। तो ये हमेशा हिस्ट्री के बारे में बताता है। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। आज का 100 रुपए और आज से 100 साल पहले का 100 रुपए बहुत मायने। पहले शायद 100 रुपए में आप जमीन खरीद सकते थे, आप 100 रुपए में अच्छे से क्लास आप भरपेट खाना भी शायद ही किसी अच्छे होटल में खा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइस का जो चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन का जो चेंज है, मनी की जो वैल्यू है चेंज हो रही है, उसको हम लोग नहीं दिखा सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमारी बुक में पहले भी 100 दिखा रही थी प्रॉपर्टी और आज भी 100 की ही दिखा रही है। अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर, क्वांटिटेटिव चीजों को लिखते हैं, क्वालिटेटिव चीजों को नहीं लिखते। आपके अच्छे कनेक्शन, आपके मैनेजमेंट से अच्छा रिलेशन है, और आपका पब्लिक से अच्छा रिलेशनशिप है, सरकार से आपकी अच्छी पकड़ है, रिलेशनशिप है, आपको बात को मानते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं आपसे संबंध रखती हैं, तो आप ये सारी चीजें नहीं दिखा सकते। सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कमी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस जो होगी वो रिलायबल नहीं होगी, वो भरोसेमंद नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अगर कुछ गलती हुई है तो पक्की बात है एनालिसिस करते वक्त भी गलती होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिमिटेशन है वो कहीं ना कहीं क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में भी लिमिटेशन बनेगा। अगर रिपोर्ट कार्ड ही गलत बनाया गया स्कूल वालों ने, तो जो नंबर देखेगा उसको एनालाइज करेगा तो वो भी क्या होगा, गलत ही होगा। क्वेश्चन ही गलत बनाया तो आंसर भी गलत होगा। नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, बायस रहता है क्योंकि SLM लगाना है,
WDV लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, तो मैनेजर के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कौन सा मेथड हम लगाएं। भाई एक ही की बात माननी पड़ेगी, तो दूसरे मैनेजर का फिर क्या होता है, वो नाराज हो जाते हैं, यानी कि मन मुटाव हो जाता है। विंडो ड्रेसिंग मैंने बताया था क्लास कि ये लोग क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं। कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट अगर है कंपनी पे, कोई नेगेटिव चीजें है तो उसको हटाने के लिए छुपा देते हैं उसको। जैसे हम घर सजाते हैं ना क्लास दिवाली के टाइम पे, वैसे ही क्या करते हैं ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सजाते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट पब्लिक को ना दिखे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कभी लॉस हो गया, कोई स्कैम हो गया, कोई बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, अंडर सब्सक्राइब हो गया शेयर्स, या कोई इनकम टैक्स की पेनल्टी लग गई, सरकार ने कुछ क्लास पेनल्टी लगा दी, तो यार हम उन चीज़ों को कोशिश करते ना दिखाएं ताकि पब्लिक की नज़रों में गलत इंपैक्ट ना पड़े कंपनी का और हमारी कंपनी में पैसा लगाने से मना ना कर दे। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ओके, तो ये हो गया क्लास सारा का सारा चैप्टर। तो मैंने आपको क्लास चैप्टर नंबर 1 हेडिंग सब हेडिंग, चैप्टर नंबर 2 इसकी थ्योरी अच्छे से करा दिया। आई होप आप इन 3 चैप्टर्स की थ्योरी करके 6-7 नंबर आराम से गेन कर सकते हो। 6 क्वेश्चन तो मान लो 6 क्वेश्चन होंगे, 5-6 नंबर आप गेन कर सकते हो। प्लीज इनको अच्छे से पढ़ना। अगली क्लास में रेशियोज की थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं आपको फंडामेंटल, एडमिशन, गुडविल, चेंज इन पेसार और शेयर्स की थ्योरी बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, में वीडियो आ चुकी है, आप सर्च कर लेना शेयर्स थ्योरी सुनील पांडा, आपको मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा कॉमेंट में और क्लास डिस्क्रिप्शन में भी। तो थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट करो प्लीज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, क्लास कॉमेंट करना, बताना कि पढ़ाई समझ आ रहा है कि नहीं और क्या आपकी तैयारी हुई है, मुझे कमेंट करके बताओ सारे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एग्जाम बहुत क्लोज है बेटा, मेहनत अभी से चालू करो। ओके, सी यू।